हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपन करेंगे राजस्थान बोर्ड की जो क्लास 10th की बुक है, उसके अंदर जितने भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को अपन इस क्लास के अंदर कवर करेंगे वन लाइनर के रूप में। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि सन 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग। और कब किया था? तो वो किया था सन 1800 के अंदर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान रायथान या राजस्थान नाम किस वर्ष दिया? तो किस वर्ष दिया? 1829 के अंदर दिया। कर्नल जेम्स टोड है, उनकी पुस्तक है जिसका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर वो नाम देते हैं रायथान या राजस्थान। और वो कब देते हैं? 1829 के अंदर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में जांगल देश कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था? बीकानेर और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु और मरुवार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? तो वो जाना जाता था जोधपुर जिला। जो जोधपुर जिला है वो मरु और मरुवार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। तो विराटनगर है जो मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। और ये विराटनगर नए जीके के अकॉर्डिंग अब कोटपुतली भैरव जिले में आता है, जयपुर जिले में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन जिलों का भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था जिनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? तो कौन से जिले हैं जिनका भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था और जो महाभारत है उनके अंदर भी इन जिलों के भाग का उल्लेख किया गया है? तो वो जिले हैं भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो 3 जिले हैं जिनका उल्लेख महाभारत के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक का क्षेत्र कहलाता है। भैंसरोडगढ़ से लेके और बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उपरमाल। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को प्राचीन समय में मांड व वल्ल के नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में कौन सा जिला है जिसको मांड व वल्ल के नाम से जाना जाता था? तो वह जैसलमेर जिला है। ये याद रखना कि जो जैसलमेर जिला है उसको प्राचीन समय में मांड व वल्ल के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र कहलाता था। जो दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला, तो वो कहलाता था बांगड़ क्षेत्र कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। इतिहास को 3 कालों के अंदर विभक्त किया जाता है। वो 3 काल कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला काल है प्राक युग काल। इस काल के अंदर है कि यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक है। जो प्राक युग है ये सृष्टि के शुरू होने से और हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का काल कहलाता है प्राक युग काल। दूसरा काल है इसके अंदर आग युग काल। आदि युग है, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। कौन सा? आदि युग काल। तीसरा काल है ऐतिहासिक युग। यह युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी है। ऐतिहासिक युग है ये 600 ईस्वी पूर्व से लेके जो वर्तमान है अब तक ये जारी है। तो ये 3 काल हैं इतिहास के। अगला क्वेश्चन है, 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम कहाँ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोजी थी? तो वह जयपुर और इंदरगढ़ से खोजी थी पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ओल्ची ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी? तो किस क्षेत्र में? तो जालोर में। जालोर से बी आल्चिन ने पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा गया? तो किस काल के पत्थर के बने जो छोटे उपकरण है, उपकरणों को माइक्रोलिथ उपकरण कहा गया? तो वह मध्य पाषाण काल के बने छोटे पत्थरों के उपकरण को कहा गया माइक्रोलिथ। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा के बागोर। भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थान है, तो वहां से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? तो वह नवपाषाण काल के हैं। जो भीलवाड़ा का बागोर है और मारवाड़ का जो तिलवाड़ा है, उन स्थानों के ऊपर जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो किस काल के प्राप्त हुए हैं? तो वह नवपाषाण काल के प्राप्त हुए हैं। अब सभ्यताओं के बारे में जानते हैं अपन कि राजस्थान के अंदर ताम्र व ताम्र कांस्य कालीन अवशेषों के अंदर के बारे में कि कुराड़ा सभ्यता है, ये नागौर के अंदर है। कुराड़ा सभ्यता है नागौर के अंदर है, और ये ताम्र कांस्य कालीन सभ्यता है। और साबणिया व पूगल ये बीकानेर के अंदर है। कोल महोली ये सवाई माधोपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, यह भी ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में। तो नंदलालपुरा ये जयपुर में है। किराड़ोत चितवाड़ी ये भी जयपुर के अंदर है। पिंड पांडलिया ये भी चित्तौड़गढ़ जिले में है। नेक्स्ट है गणेश्वर ये भी सीकर जिले में है। कालीबंगा ये हनुमानगढ़ के अंदर है। आहाड़ और झाड़ोल ये उदयपुर जिले के अंदर है। नेक्स्ट है बुड्ढा पुष्कर ये अजमेर में है। एलाना ये जालोर जिले के अंदर है। मल्हा ये भरतपुर के अंदर है। अब आते हैं लोह युगीन सभ्यता। लोह युगीन सभ्यता किस सभ्यता का संबंध लोह युगीन सभ्यता से? तो जो नो है सभ्यता, इसका संबंध है लोह युगीन सभ्यता से, जो भरतपुर जिले के अंदर है। ताम्र वाली अपन ने पढ़ ली। ताम्रकालीन की जो सभ्यताएं उनके अवशेष मिले हैं कौन कौन से जिले से? अब ये लोह युगीन वाली हैं। तो जो नो सभ्यता यह लोह युगीन कालीन सभ्यता है। और नेक्स्ट है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता यह जयपुर के अंदर है। रेड है ये टोंक के अंदर है। तो ये लोह युगीन सभ्यताएं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है? तो है नोह भरतपुर। तो नोह सभ्यता है जो भरतपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन सभ्यताओं से लोहे गलाने की भट्टियां व अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं? तो कौन सी सभ्यता से मिले हैं? सुनारी और जोधपुरा सभ्यता से। सुनारी और जोधपुरा सभ्यता से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई? तो वह रेड सभ्यता है जो टोंक जिले के अंदर है, उसको दी गई प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किन सभ्यताओं से स्लेटी रंग के चित्र मर्दभांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो कौन सी सभ्यताओं से मिले हैं वो? विराटनगर, जोधपुरा और सोनारी और नौ सभ्यता। तो यहाँ से मिले हैं स्लेटी रंग के चित्र के मर्दभांड संस्कृति के अवशेष। तो ये याद रखना। कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता है, यह सभ्यता द्वैसदती नदी और सरस्वती नदी घाट जो वर्तमान में घग्गर नदी कहलाती है, तो इस क्षेत्र में यह हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित हुई है कालीबंगा सभ्यता। और यह सभ्यता कौन से जिले के अंदर है? हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा सभ्यता। और पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। पंजाबी भाषा के अंदर कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ।
1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज की जाती है 1952 के अंदर, और किसके द्वारा की जाती है? अमलानंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट है इसी के अंदर 1961-62 में बीबी लाल व बीके थापर एवं एमडी खरे ने इसका उत्खनन करवाया था। कौन सी सभ्यता का उत्खनन करवाया था? बीबी लाल व बीके थापर व एमडी खरे ने, तो वो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करवाया था। और कब करवाया था? 1961 और 62 के अंदर। ये याद रखना। उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर सामने आए थे। जो कालीबंगा सभ्यता है इसके उत्खनन में सभ्यता के कितने स्तर सामने आए थे? तो 5 स्तर सामने आए थे। नेक्स्ट है कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। जो कालीबंगा सभ्यता है इसको कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन से? प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो इन 2 भागों के अंदर बांटा गया कालीबंगा सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर के प्रमाण माने गए हैं। जो कालीबंगा सभ्यता है इसके उत्खनन के अंदर 5 स्तर के प्रमाण माने गए हैं। पहला 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। प्रथम है 2 स्तर तो हड़प्पा से प्राचीन है, और तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता से समकालीन है। चौथा व 5वां स्तर है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है? तो वह कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता के बारे में ही है। यह एक नगरीय सभ्यता है। जो कालीबंगा सभ्यता है यह एक नगरीय सभ्यता है। बर्तनों के रंग लाल जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची मिली है। जो कालीबंगा सभ्यता है यहाँ पे बर्तनों के रंग लाल और जिनके काली व सफेद रंग की क्या मिली है? रेखाएं खींची मिली है। और जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले इस सभ्यता से। जो कालीबंगा सभ्यता है यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका संबंध हाड़ सभ्यता से रहा है? तो अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकरिया है। इनका संबंध हाड़ सभ्यता से रहा है। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हाड़ सभ्यता से किनका संबंध रहा है? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता को धूलकोट व आगाटपुर के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सी सभ्यता है जिसको धौलकोट व आगाटपुर के नाम से जानते हैं? तो वह आहार सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय कीर्ति व्यास ने आहार सभ्यता की खोज कब की? तो 1953 में की थी। जो आहार सभ्यता है इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने कब की थी? 1953 के अंदर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहने व आभूषण के साथ में दफनाते थे? कौन सी सभ्यता के लोग हैं जो मृतकों को गहने व आभूषणों के साथ दफनाते थे जिनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है? तो वह आहार सभ्यता से। तो वह आहार सभ्यता के लोग हैं जो मृतकों को गहने व आभूषणों के साथ में दफनाते थे। अब देख लेते हैं आहार सभ्यता के बारे में भी। आहार सभ्यता के बारे में भी देखते हैं। लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने की संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। जो हाड़ सभ्यता है लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था हाड़ सभ्यता। इसका दूसरा नाम था ताम्रवती नगरी। जो हाड़ सभ्यता है इसका दूसरा नाम था ताम्रवती नगरी। नेक्स्ट है उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय की उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है। जो हाड़ सभ्यता है यहाँ के उत्खनन से
प्राप्त जो यहाँ ठप्पे मिले हैं, यहाँ की रंगाई छपाई और व्यवसाय की उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है इस आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट है इसी के अंदर, कालीबंगा की तरह मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थर का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, इस सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल व एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में हुआ था और इनका संबंध भी आहड़ सभ्यता से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर की वह सभ्यता जो आहड़ नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई है, तो वह आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता है जो आहड़ नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957-58 में बीपी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया? तो वह गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता का उत्खनन किया है बीबी लाल के निर्देशन में। अब गिलुंड सभ्यता के बारे में जानते हैं कि उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जो गिलुंड सभ्यता है यहाँ पे ताम्र युगीन सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, जिसका समय है 1900 से लेके 1700 ईस्वी ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है इस सभ्यता का समय। अगला है, आग में पकी हुई ईंटों के उपयोग मिले हैं। गिलुंड सभ्यता से आग में पकी हुई ईंटों के उपयोग मिले हैं यहाँ पे। और 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, काले, सादे, पालिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मृदभांड मिले हैं गिलुंड सभ्यता से। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, काले, सादे, पुलिसदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मृदभांड भी इस गिलुंड सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट है, 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर V.S. शिंदे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। किसका? गिलुंड सभ्यता का उत्खनन किया गया इनके निर्देशन में। डॉक्टर V.S. शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में गिलुंड सभ्यता का उत्खनन किया गया। और कब किया गया? 1998 से लेकर 2003 के मध्य में। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पे है? भीलवाड़ा के अंदर जो बागोर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पे है? तो वह कोठारी नदी के किनारे पे है। अगला क्वेश्चन है, 1967 से लेके 1970 तक डॉक्टर B.N. मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन किया? तो वो किया था बागोर सभ्यता का। 1967 से लेके 1970 तक जो डॉक्टर B.N. मिश्रा है उन्होंने कोठारी नदी के ऊपर बागोर सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता के उत्खनन से प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4000 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं? तो है बागोर सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र तथा जहां से कृषि में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं? तो वह बागोर सभ्यता से मिले हैं। सीकर में कांतली नदी के किनारे पर स्थित गणेश्वर सभ्यता के बारे में जानते हैं अपन। नेक्स्ट सभ्यता है अपनी गणेश्वर सभ्यता जो सीकर जिले में है। इसका उत्खनन 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में किया गया। जो गणेश्वर सभ्यता है सीकर जिले के अंदर जो नीमका थाना में है उसका उत्खनन 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। यह 2800 साल पूर्व की सभ्यता है। जो गणेश्वर सभ्यता है ये 2800
साल पूर्व की सभ्यता है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी व ताम्र संचय की सभ्यता कहा जाता है। जो गणेश्वर सभ्यता है इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी व ताम्र संचय की सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस गणेश्वर सभ्यता से तांबा सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। तो यह ताम्रयुगीन सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। यहाँ से तांबे के उपकरणों के पात्रों में 99% तांबा मिला है। जो गणेश्वर सभ्यता है यहाँ से 99% क्या मिला है? तांबा मिला है। और यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। गणेश्वर सभ्यता से तांबा है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। काले व नीले रंग के बर्तन जिन्हें कपिस्वर्णी मर्द पात्र कहते थे। काले व नीले रंग के बर्तन हैं जिन्हें कपिस्वर्णी मर्द पात्र कहते थे। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता से एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र व एक यूनानी सुराही मिली जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है? तो वह भीनमाल सभ्यता है। तो वहां से एक रोमन एम्फोरा व एक यूनानी सुराही मिली जो विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है, भीनमाल जालोर की सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा करवाया? तो वह आरसी अग्रवाल के द्वारा करवाया। किसका? भीनमाल जालोर की सभ्यता का उत्खनन। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम श्रीमाल था? किस क्षेत्र का प्राचीन नाम श्रीमाल था? वह भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। अगला क्वेश्चन है, इसवाल सभ्यता किस जिले में है? इसवाल सभ्यता किस जिले में है जहां से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वह उदयपुर जिले में। इसवाल सभ्यता कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में, और जहां से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट किस जिले में स्थित है? बैराट है वो किस जिले में स्थित है? तो ये नए जीके के अकॉर्डिंग तो कोटपुतली भैरोड में है। कोटपुतली भैरोड में, कोटपुतली भैरोड जिले के अंदर है। मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट। अगर ऑप्शन में जयपुर हो, कोटपुतली भैरोड नहीं हो तो जयपुर में होगी। अगर कोटपुतली भैरोड हो ऑप्शन में तो कोटपुतली भैरोड में होगी बैराट सभ्यता, अब जयपुर में नहीं होगी, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस सभ्यता से मौर्य काल में बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए? तो राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है जिससे मौर्य काल में बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं? तो वह बैराट सभ्यता से मिले। अब देखते हैं कि बैराट सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता की खोज 1936-37 के अंदर दयाराम बहादुर साहनी ने की थी। तो बैराट सभ्यता है इसकी खोज 1936 और 37 के अंदर हुई और दयाराम बहादुर साहनी ने की थी इस सभ्यता की खोज। उत्खनन कार्य नील रतन बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित ने किया। जो बैराट सभ्यता है इसके उत्खनन का कार्य करते हैं नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, और खोज करते हैं दयाराम बहादुर साहनी। और खोज कब करते हैं इस सभ्यता की? 1936 और 37 में। बैराट से गोल मंदिर व अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बैराट है वहाँ से गोल मंदिर व अशोक का भाबरू अभिलेख भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता से, बैराट सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता से अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है? तो वह बैराट सभ्यता से। बैराट सभ्यता से अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानते हैं कि कौन सी सभ्यता किस जिले में है। तो रंग महल सभ्यता कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। ओजियाना भीलवाड़ा में है। नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बरौर सभ्यता श्री गंगानगर में है। अगली सभ्यता है
तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर है, नगर टोंक में है, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, बालाथल उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्य संस्कृति वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? राजस्थान में आर्य संस्कृति वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये अनूपगढ़, तरखाना वाला डेरा, चक 84, तो यहाँ पे इनके अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, तो इनका संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र को सिवी जनपद कहते थे? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिसको सिवी जनपद कहते थे? तो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र है, उसको सिवी जनपद कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 327 ईसा पूर्व में किस आक्रमण के कारण सुरक्षा व अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे और अर्जुन राजस्थान में आकर बसे थे? तो वह थे सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य जैन के रूप में मत्स्य जाति, आर्य जैन के रूप में मत्स्य जाति जो मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो वह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसके अंदर मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती है? तो वह अंगुत्तर निकाय के अंदर, अंगुत्तर निकाय है उसके अंदर मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती। अब मत्स्य जनपद के बारे में जानते हैं अपन। महाभारत काल में मत्स्य जनपद के राजा विराट ने विराट नगर को अपनी राजधानी बनाया। तो महाभारत काल के अंदर मत्स्य जनपद के राजा थे विराट, उन्होंने विराट नगर को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में हुआ। तो विराट की पुत्री है उत्तरा, उनका विवाह जो अर्जुन के पुत्र है अभिमन्यु उनके साथ होता है। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। जो अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित, वो कालांतर के अंदर जो पांडवों के राज्य का क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य प्रदेश में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। मत्स्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले शामिल थे? तो वो थे जयपुर था, अलवर था, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग इसके अंदर शामिल थे मत्स्य प्रदेश के अंदर। अब मत्स्य प्रदेश का विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। जो मत्स्य प्रदेश है इसका विस्तार है दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब के अंदर जो सरस्वती नदी के जंगल है वहां तक इसका विस्तार था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में सालव जाति रहती थी जिसके बीच में अस्पष्ट सीमा से लेकर मत्स्य जनपद से संघर्ष होता रहता है? तो वह अलवर प्रदेश में सालव जाति रहती थी। अगला क्वेश्चन है, किस जनपद ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था लेकिन वह अधिक समय तक इसके अधिकार में नहीं रह सका? तो वह चेदी महाजनपद है तो उन्होंने मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था लेकिन वो ज़्यादा समय तक उन पर अधिकार नहीं कर सके थे। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से किसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो मगध है, जो मगध जनपद है उनको अंतिम रूप से अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर,
डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। सीवी वैद्य ने राजपूतों को किसकी संतान माना है? तो वो माना है वैदिक आर्यों की संतान। वैदिक आर्यों की संतान माना है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वीसी वैद्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति नहीं मानी गई है? तो वह राठौड़। राठौड़ जाति की उत्पत्ति नहीं मानी गई है। किस ग्रंथ के अनुसार? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई है? वह कौन सा इतिहासकार है जिन्होंने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है? तो वह DR भंडारकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा इतिहासकारक है। उन्होंने बिजोलिया शिलालेख के अंदर जो वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य माना है? DR भंडारकर। जो DR भंडारकर इतिहासकारक है, उन्होंने बिजोलिया शिलालेख के अंदर जो राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने का साक्ष्य माना है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहुदेतक का वंशज बताया है? वह गोपीनाथ शर्मा इतिहासकारक है। उन्होंने जो मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहुदेतक का वंश बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया था? तो गुहिल वंश के शासक है, उन्होंने किस क्षेत्र के अंदर राज किया था? तो मेवाड़ राज क्षेत्र है, उसके अंदर राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिल वंश को ईरान के शासक नौसेका से संबंधित माना जाता है? तो गुहिल वंश को ईरान के शासक नौसेका से संबंधित माना जाता है, तो वह अबुल फजल को। गुहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित देखते हैं गुहिल वंश के बारे में कि कर्नल टोड ने उन्हें वल्लभी के शासक से संबंधित माना है। कर्नल टोड है, उन्होंने वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। और नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा उन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। अगला है, गौरीशंकर हीराचंद के अनुसार 566 ईस्वी में गुहिल शासन स्थापित किया। गौरीशंकर और हीराचंद के अनुसार 566 ईस्वी में गुहिल शासन स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, गुहिल के बाद मेरवाड़ के प्रतापी शासक बने थे, तो कौन बने थे? बप्पा रावल बने थे। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने 1734 में चित्तौड़ शासक मान मोरी को परास्त अधिकार किया था, जिसकी जानकारी मिलती है? तो वह राज परिस्थिति के अंदर मिलती है इसकी जानकारी। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? तो नागदा को बनाया। नागदा को बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलिस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो कैलाशपुरी के अंदर एक लिंग जी का मंदिर है, उसका निर्माण बप्पा रावल शासक थे, उन्होंने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम था? तो वह कालभोज था बप्पा रावल का वास्तविक नाम। किसके अनुसार? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। बाछ घोष क्या है? बाछ घोष क्या है?
बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित एक पुस्तक है, तो वह है बाच घोष। किस इतिहासकारक के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था? तो वह श्यामल दास के अनुसार, श्यामल दास इतिहासकारक है, उनके अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु उन्होंने क्या माना था? खिताब माना था। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल जो फ्रांसीसी सेनापति थे जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, तो मार्टल से करते थे। किसकी तुलना करते थे? तो वह सीवी वैद से। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से करते थे, सीवी वैद। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही क्रम बताइए। जो मेवाड़ के शासक हैं उनका शासनकाल है, सबसे पहले जैतर सिंह मेवाड़ के शासक थे, उसके बाद में तेज सिंह हुआ करते थे और फिर रतन सिंह। तो ये मेवाड़ के शासकों का क्रम है। अगला क्वेश्चन है, जैतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच में भूताला का युद्ध कब हुआ? जैतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच में भूताला का युद्ध कब होता है? तो वह 1227 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन है, भूताला के युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के किस ग्रंथ से मिलती है? भूताला के युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के कौन से ग्रंथ से मिलती है? तो वो मिलती है हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन ग्रंथ से मिलती है भूताला के युद्ध की जानकारी, जो जयसिंह सूरी का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस मेवाड़ शासक दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तान के समय का प्रतापी शासक माना है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधी ने भी की थी? तो वह जैतर सिंह को माना है। अगला क्वेश्चन है, हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को कहा गया है। हमीर मदमर्दन जो ग्रंथ है उसके अंदर इल्तुतमिश को कहा गया है हमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक था। रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक कौन था? वो था रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है, जैतर सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासन काल था। जैतर सिंह है तो उसका मेवाड़ शासक के रूप में शासन का क्या था, समय क्या था उसका? तो वो था 1213 से लेके 1253 के बीच का समय था जैतर सिंह का। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा तो 1303 में होता है पहला शाखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया, जिसके समर्थक डॉक्टर दशरथ शर्मा थे? तो वह पद्मावत ग्रंथ के अंदर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा व बादल का संबंध किस शाखे से था? गोरा व बादल का संबंध कौन से शाखे से था? तो चित्तौड़गढ़ शाखा है उससे था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के शाखे की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? जो चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था 1303 के अंदर, तो उस शाखे की जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है? तो खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह ग्रंथ से मिलती है चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा की जानकारी। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोर किया था? वह 1600 महिलाओं के साथ में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो वह खिज्र खां को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करके उसका प्रशासक नियुक्त किसको किया था? तो किया था खिज्र खां को। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बदले गए दुर्गों के नाम। जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसका खिजराबाद रखा, और जो जालोर का दुर्ग है उसका जलालाबाद किया, और जो सिवाना का दुर्ग है उसका खैराबाद नाम रखा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था, यह किस जिले में है? तो ये बांसवाड़ा के अंदर है। अमीर सिसोदिया ने जो सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था, तो यह बांसवाड़ा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने का शासक था। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक था, तो वह जैतर सिंह था। अगला क्वेश्चन है, राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली? तो 1326 में डाली थी। राणा हमीर ने मेवाड़ के अंदर सिसोदिया वंश की नींव डाली थी 1326 में। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? तो हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई? तो वह हमीर को दी गई। अगला क्वेश्चन है, महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने थे? तो 1382 के अंदर बने थे महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? तो रणमल की बहन थी। जो लाखा की पत्नी है हंसाबाई, किसकी बहन थी? वो रणमल की। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आज इतने क्वेश्चन करेंगे इस बुक से हिस्ट्री के। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद।